जब एक समय के तक फ्रीडम प्रॉब्लम्स नहीं। ट्यूसडे को हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे को तो नहीं होगा, थर्सडे को हो जाएगा। क्योंकि मैं वो चैप्टर वैसे एक दिन का ही है, बट ये है कि सारी इलस्ट्रेशन क्लास में कर लेंगे तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। बट थर्सडे को तो खत्म कर ही लेंगे। क्या क्या करेंगे? टेस्ट रिवीजन टेस्ट। टेस्ट शेड्यूल बनाएंगे। क्या कह रहे हो? टेस्ट शेड्यूल। टेस्ट शेड्यूल बना लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे कुछ चैप्टर्स रिवाइज भी कराने आप लोगों ने बोला है। तो जब तक छुट्टियां नहीं होती है तब तक क्लास में रिवाइज कर लेंगे वो हो चैप्टर। जाएगा। हाँ 10-15 ही, 12-13 इलस्ट्रेशन है बस, इससे ज्यादा नहीं है इलस्ट्रेशन पे। 6 एक दिन कर लेंगे, 6 एक दिन कर लेंगे, ज्यादा नहीं है सिलेबस। क्योंकि ट्यूसडे को टेस्ट भी है बिजनेस का, तो 6 ही कर लेंगे इलस्ट्रेशन। हर्षित उसको गाइड करता रहता है ना हर्षित, कब पढ़ना चाहिए। अरे मैंने ये क्या शेयर कर दिया। हमें इसके कौन से मार्क्स? बताए इसने मुझे, बताए थे 48 थे, इसने मुझे बताए थे। ये तुम्हें जानने हैं या तुम मेरे को इसके पर इसने भी बोला था कि इसके मार्क्स अब इसके अक्टूबर में हुए थे एग्जाम्स। अब ये सब दिसंबर में रिजल्ट आ रहा है इसका। ऐसा क्यों? उनकी हुई है पहले अभी होगा। कौन सा है, कौन सा? के लिए तो पढ़ाते कम पता नहीं मुझे मैसेज आ रहे थे इनको व्हाट्सएप पे। क्या करते हैं केवी वाले? एक्चुअली गवर्नमेंट का ना ऑर्डर्स है कि आप लोगों को जो भी मैसेजेस देने हैं वो हिंदी में ही देने हैं। तुम लोगों को तो गवर्नमेंट स्कूल है, तुम लोगों को नहीं हमारे आते? वाले में मैसेज ही नहीं कर हमारे को तो इंग्लिश में याद है। ओके। गुड आफ्टरनून एंजल, गुड आफ्टरनून श्वेता। श्वेता आपके एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं? अकाउंट्स का एग्जाम कैसा हुआ? गुड आफ्टरनून। एक जना ना आगे आ जाओ, उसको भी देखना थोड़ा सा, ठीक है? भैया हटो, कुछ नहीं कहूंगी तुम्हें। ना लिखना है ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना मैंने नोटबुक चेक करनी है, ऐसे डर रहे हो पता नहीं क्या होगा। Accounts exam was good. My last exam is on 17th. Okay. एक बार एग्जाम का ना क्वेश्चन पेपर शेयर करना बच्चे मुझसे, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट किया था दैट इज कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब उसके बाद आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं दैट इज प्रोविजन एंड रिजर्व्स। बस ये एक लास्ट चैप्टर है जो थ्योरी का हम लोगों का रह गया था। इसके बाद एक ही चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स प्रैक्टिकल का, वो हम लोग ट्यूसडे को स्टार्ट करेंगे। देखो प्रोविजन एंड रिजर्व्स, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रोविजन क्या होता है। देखो प्रोविजन का मतलब आप लोगों ने बैलेंस शीट के अंदर पढ़ा है। बैलेंस शीट के अंदर दो वर्ड्स पढ़े होंगे, या तो आपने ये भी पढ़ा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पढ़ा है ये वर्ड तो आप लोगों ने, है ना? तो ये जो प्रोविजन है उसका मतलब क्या होता है, और इस चैप्टर में हम लोग एक और वर्ड पढ़ेंगे दैट इज रिजर्व्स क्या होते हैं। देखो प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि हम लोग ना, जैसे मुझे पता है कि मैंने सामान बेचा है शाम्या को, वो मुझे पैसे नहीं दे पाएगी, तो मुझे पता है कि वो मेरी नॉन लाइबिलिटी है। तो मुझे जब पैसा नहीं मिलेगा and उसके जहां पर नॉन लाइबिलिटी है बट अमाउंट डिटरमाइन नहीं होगा, वो थोड़ा पैसा दे भी सकती है, 50% दे सकती है, 40% दे सकती है, 30% दे सकती है, बाकी ना दे, या पूरा 100% दे दे। अमाउंट अननोन होना चाहिए, लाइबिलिटी नोन होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविजन। जैसे हम लोग ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाते हैं।
अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम लोगों को पता होता है 10% है। अब 10% अगर हम लोग बना रहे हैं, बट समटाइम्स क्या होता है, मार्केट वैल्यू हम लोगों को नहीं पता होता कि साल की क्या होगी, तो वो डेप्रिसिएशन 10 का 15 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इसीलिए अमाउंट क्या होता है, डिटरमाइन नहीं कर सकते प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ। क्लियर हो गया? तो अमाउंट रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लाइबिलिटी ऑफ विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। अब जैसे कंपनी को ना प्रॉफिट होता है, कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट में से ना कुछ पार्ट अपना प्रोविजन में रख लेती है एज अ सेविंग, कि अगर उसने वो पैसा ना दिया तो मैं वो पैसा वहां से अपना यूज कर सकता हूँ। तो वो क्या कर रही है, अमाउंट रिटेन कर रही है, अपने पास सेव करके रख रही है, उसको पता चल रहा है कि उसके लिए कोई नॉन लाइबिलिटी है। तो क्लियर? तो ये क्लियरली अंडरस्टूड है कि अगर अमाउंट जो है नॉन लाइबिलिटी का है और डिटरमाइंड विद रीजनेबल एक्यूरेसी, इट मस्ट बी क्लासिफाइड एज एन आउटराइट लाइबिलिटी, नॉट अ प्रोविजन। अगर हमें अमाउंट भी एग्जैक्ट पता है विद रीजनेबल एक्यूरेसी से, तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी, प्रोविजन। क्लियर हो गया? तो सिंपल सा मतलब है कि हम लोगों को अमाउंट रिटेन करके रखना है, किसके लिए, नो फॉर नॉन लाइबिलिटी, फॉर नॉन लाइबिलिटी, बट अननोन, अननोन अमाउंट, कि हम लोगों को अमाउंट के बारे में नहीं पता। क्लियर हो गया इतना? अब उसके बाद प्रोविजन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, टैक्स। अब देखो, टैक्स का प्रोविजन बना रहे हैं। अब पूरे प्रोविजन ना हमारा कब से बनना स्टार्ट हो जाता है, जब से हमारा ईयर स्टार्ट होता है। अब टैक्स तो हम लोग एंड में जब प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। हमें प्रॉफिट ही नहीं पता कितना आएगा, हम तो पास्ट ईयर से एग्जाम्पशन लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टैक्स का प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर देंगे, कि जब हमें टैक्स देने की टर्न आए तो हम लोग उस प्रोविजन में से डायरेक्ट पैसा दे दें। साइड, एक तो होता है ना साइड, हमारा जो है अमाउंट चल रहा है उसमें से दे दें, हमारे प्रॉफिट पे कोई उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। ये वो चीज होती है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, रिपेयर का प्रोविजन, या एसेट को रिन्यू कराना है उसका प्रोविजन। तो ये सारे हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं प्रोविजन के। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे प्रोविजन के। हमें पता चला कि प्रोविजन किसके लिए, नॉन लाइबिलिटी के लिए है। लाइबिलिटी नॉन होनी चाहिए, बट जो अमाउंट है लाइबिलिटी का वो हम लोग रीजनेबल एक्यूरेसी से डिटरमाइन नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोविजन जो है किसके अगेंस्ट चार्ज होता है, प्रॉफिट्स के अगेंस्ट चार्ज होता है। अगर आपने देखा हो P&L के अंदर हम लोग टू प्रोविजन करके यहाँ पर डालते थे, क्लियर? या अगर हमारी इनकम है तो हम बाय प्रोविजन करके भी डाला है हम लोगों ने। याद आ रहा है, जब हमारा न्यू प्रोविजन कम होता है ओल्ड प्रोविजन से, तो हम क्रेडिट साइड पर डालते हैं। तो हमारा जो है वो कहाँ से चार्ज होता है, प्रॉफिट से। तो उससे हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। This the loss when actually occurs will be written off against provision, and जो profit है in which such loss occur will not be affected। कि अगर फ्यूचर में हम लोगों को कोई लॉस होगा, अब देखो मैंने इसको सामान दिया उधार में, मैंने शाम्या को सामान दे दिया 1 लाख का, अब मुझे पता है मुझे इसमें से ना 70,000 नहीं मिलेगा, सपोज इट, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग से ही क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर दिया, कि अगर बाय चांस मुझे इससे ये 70,000 नहीं मिला तो मेरे प्रॉफिट पे उस लॉस का कोई भी इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा हर महीने क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्रोविजन निकालना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है प्रोविजन की। हम लोग क्या करते हैं, एसरटेन करते हैं ताकि हमें प्रॉपर नेट प्रॉफिट पता चल सके कि क्या आ रहा है, इसलिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग अच्छे से दिखा सकते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा सके, इसलिए हम लोग प्रोविजन को मेंटेन करते हैं। प्रोवाइड फॉर नोन लॉसेस, जिसके लिए हम लोगों को पता है कि नियर फ्यूचर में हम लोगों को ये एक्सपेंस हो सकता है, ये हमें लॉस हो सकता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। एंड एक्सपेंसेस क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ ले रखा है, मशीन पता है हम लोगों को 10 साल तक चलेगी, टोटल अमाउंट का रिपेयर का हम लोगों ने लगाया कि 10,000 तक का रिपेयर का जो है एक्सपेंडिचर आ सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रोविजन प्रोविजन पर रिपेयर अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब 10 साल है, हर साल हम लोग क्या करते हैं, 1,000 से प्रॉफिट को रिड्यूस करते जा रहे हैं, कि फ्यूचर में जब 10,000 का खर्चा होगा तो प्रॉफिट पे उसका कोई भी एक्सपेंस नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो दीज आर द एक्सपेंसेस, सॉरी दीज आर द पर्पसेस और इम्पोर्टेंस। कौन कौन से पर्पस और इम्पोर्टेंस पड़ी, ट्रू नेट प्रॉफिट को शो करता है,
ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। नेक्स्ट है नोन लॉसेस के लिए बनाया जाता है एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्सपेंसेस का। यहाँ तक क्लियर हो गया। मेनली प्रोविजन नॉन लाइबिलिटी के लिए होता है, बट अमाउंट जो होता है वो हम लोगों को नहीं पता होता, यानी कि अननोन अमाउंट होता है, या वी कैन नॉट बी डिटरमाइन द अमाउंट एक्यूरेटली। क्लियर। तो ये था हमारा प्रोविजन, छोटा सा ही पार्ट था। नेक्स्ट आता है दैट इज रिजर्व्स। देखो रिजर्व्स का मतलब क्या है कि वो अमाउंट जो हम प्रॉफिट में से साइड करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आए, यानी कि रिजर्व्स किसके लिए होता है, अननोन लाइबिलिटी के लिए। दोनों में मेन डिफरेंस है। प्रोविजन जो है वो हमारा किसके लिए होगा, नॉन लाइबिलिटी के लिए, और ये हमारा किसके लिए होगा, अननोन लाइबिलिटी के लिए, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी आती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया होता है उसमें से कुछ पैसा साइड करके रख देते हैं। क्यों? क्योंकि कभी अगर इन फ्यूचर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो हम इस पैसे को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्व्स। Reserves means the amount set aside out of profit and other surpluses which are not earmarked in any way to meet any particular, मतलब वो इसलिए नहीं होता कि हमें कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी करनी है, नोन टू एग्जिस्ट टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बट बैलेंस शीट में पता होना चाहिए कि कोई अननोन लाइबिलिटी के लिए हम लोगों ने एक रिजर्व बना रखा है। और बैलेंस शीट में ये हमारा कहाँ पर जाता है, लाइबिलिटी साइड पर जाता है। बैलेंस शीट में कहां पर जाएगा, लाइबिलिटी साइड पर। अब जिस चीज के भी आगे आपको रिजर्व्स वर्ड या फंड वर्ड दिख रहे हैं ना, वो हमारे सारे क्या हो जाएंगे, रिजर्व्स। जैसे जर्नल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व्स फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये सारे जो है ये हमारे क्या है, एग्जांपल्स है रिजर्व्स के। क्या देखो यहाँ पर लिखा भी है, क्रिएशन ऑफ रिजर्व does not reduce the net profit but only reduce the divisible profit। देखो नेट प्रॉफिट रिड्यूस नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये तो प्रॉफिट आएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें से जो हिस्सा है जर्नल रिजर्व का या रिजर्व्स का, वो क्या करेंगे, साइड पर रखेंगे। हम प्रॉफिट एंड लॉस में ना डेबिट में डालते हैं ना ही क्रेडिट में डालते हैं, इसीलिए वो बोल रहा है कि हमारा नेट प्रॉफिट नहीं होगा, डिविजिबल प्रॉफिट होगा। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, आप लोग बस अभी इतना वर्ड याद रख लो, क्योंकि ये चीज ना आप लोग 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि होता है। मतलब जो पार्टनर्स होते हैं आपस में सारे एक्सपेंसेस और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर हो गया? मैंने थोड़ा सा एक हिंट दे दिया कि होता क्या है। बाकी ये पूरा डिविजिबल प्रॉफिट पूरा चैप्टर है, हमारा पहला ही चैप्टर है अकाउंट्स का 12th, तो वहां पर पढ़ेंगे। तो इसीलिए क्या बोला है, ये एप्रोप्रिएशन है P&L का। हेंस आफ्टर एसर्टेनिंग द नेट प्रॉफिट एसर्टेन, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो ये कहाँ से क्रिएट होता है, नेट प्रॉफिट से, यानी कि नेट प्रॉफिट से निकाला जाता है। तो रिजर्व्स जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। ये तो हमने पढ़ा भी था, याद करो, उसके अंदर बिजनेस के अंदर क्या था रिटेन्ड अर्निंग का मतलब, भाई था प्रॉफिट का अपना कुछ पार्ट साइड पर रखना, ताकि फ्यूचर में हम उसको यूज कर सकें। तो यही हमारा रिजर्व्स भी है। रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, जिसको हमने किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, या हम इसको वही है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं। क्या नेक्स्ट है, क्रिएशन ऑफ रिजर्व जो है लीगल नेसेसिटी नहीं है, बट प्रोविजन हम लोगों को लीगली बनाना पड़ता है। ये एक वॉलंटरी है और बिजनेसमैन बना कर रखता है ताकि फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन आए उसके हम यूज कर सके। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, रियल लाइफ का कोविड आया था, तो बिजनेसमैन ने अपने पास रिजर्व्स रखे हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे तो बिजनेसेस सबके ऑलमोस्ट बंद ही चल रहे थे, तो जो उनके रिजर्व्स थे उससे उनका घर चल रहा था। क्लियर? तो वही है कि फ्यूचर में कुछ भी हो रहा है तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं उस पैसे को। नॉर्मली ये नॉन लाइबिलिटी के लिए क्रिएट नहीं होता, ये किसके लिए क्रिएट होता है, अननोन लाइबिलिटी के लिए क्रिएट होता है। रिजर्व रिप्रेजेंट करता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, किसको, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो दे आर अवेलेबल, ये अवेलेबल होता है कि अब या तो हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं शेयर होल्डर्स को, जस्ट एज द कैपिटल इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। मतलब जैसे हम लोग लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल दिखाते हैं ना, वैसे ही हम लोग रिजर्व्स को भी लाइबिलिटी साइड पर ही बैलेंस शीट में शो करेंगे। अमाउंट ऑफ रिजर्व अगर हम लोग बाहर किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिजर्व फंड।
जैसे मेरा पैसा यूज नहीं हो रहा, मतलब कोई अनसर्टेनिटी नहीं आ रही है टचवुड बिजनेस में, तो मैंने क्या करा, कोई लैंड खरीद ली उस पैसों से, या मैंने एफडी करा दिया, तो मुझे उससे सेविंग आ रही है, तो इन्वेस्ट ही कर रही हूँ उस पैसे को, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, रिजर्व फंड। यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया रिजर्व्स क्या होते हैं, प्रोविजन क्या होते हैं? ओके। ओके बच्चे, अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है रिजर्व्स की। देखो फर्स्ट यही है, अनफोर्सिन लाइबिलिटी, यानी कि अननोन लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग करता है, कि अगर बाय चांस कंपनी लॉस में जा रही है और कंपनी को पैसों की नीड है, देखो लॉस के टाइम पे कोई भी हेल्प नहीं करता, ना पब्लिक हेल्प करती है, ना बैंक हेल्प करता है, ना कोई थर्ड पार्टी आती है पैसा देने के लिए। तो उस टाइम पे कंपनी को कौन हेल्प करता है, जो उसके रिजर्व्स होते हैं, तो उससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। नेक्स्ट है इक्विलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर द इयर्स। इसका मतलब क्या है, कंपनी को जब प्रॉफिट होता है ना, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या देती है, डिविडेंड देती है। अब डिविडेंड का रेट ना सम फिक्स्ड होता है वैसे तो, जैसे 10% दे दिया, 15% दे दिया, फिक्स होता है, हर साल देना ही देना। बट अगर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये भी बिजनेस में पढ़ा था, कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा तो डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्लियर है इतना? तो वही है कि अगर बाय चांस कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई, तो वो अपने रिजर्व्स में से क्या करती है, डिविडेंड दे देती है, ताकि डिविडेंड का जो अमाउंट है ना, वो यूनिफॉर्म रेट पे बना रहे। यानी कि कांस्टेंट रेट चलता रहे, और शेयर होल्डर्स को ये नहीं लगना चाहिए कि कंपनी अपना रिजर्व्स तो बचा रही है, हमें डिविडेंड भी देती है। तो उनको भी खुश रखने के लिए तो कभी कभी वो रिजर्व्स का यूज कर लेती है, ताकि जो एक रेट डिसाइडेड है वो रेट के अकॉर्डिंग क्या कर सके, डिविडेंड दे सके। तो दैट इज इक्विलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स ओवर द ईयर। नेक्स्ट है प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक लाइबिलिटी। कई बार क्या होता है कि रिजर्व क्रिएट होते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, डिबेंचर्स क्या है, एक तरह से लोन ही है, किसी से उधारी पैसा ले रहा है, क्रेडिटर है कंपनी का। अब देखो कंपनी को आज नहीं तो कल ये पैसा क्या करना है, रिटर्न करना है, जिससे भी पैसा लिया है पब्लिक से। तो अब उसने उसके लिए क्या कर दिया, डिबेंचर रिडम्पशन फंड को क्रिएट कर दिया, कि धीरे धीरे हर साल वो क्या कर रहा है, हर साल क्या कर रहा है, रिजर्व बना रहा है। कौन सा रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना रहा है, उसके अंदर पैसा जोड़ता जा रहा है। तो जैसे उसका टाइम पीरियड खत्म होगा, वो उस रिजर्व में से क्या करेगा, उस पैसे को दे देगा। तो दैट इज अ स्पेसिफिक लाइबिलिटी, यानी कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग रिजर्व्स खोल रहे हैं, उसको हम लोग स्पेसिफिक रिजर्व्स बोलते हैं। आगे टाइम्स पढ़ेंगे हम लोग रिजर्व्स की। एग्जाम्पल देखो, अगर हम लोगों को नीड है 5 करोड़ की, कि अगर हमें डिबेंचर्स को रीपे करना है 10 ईयर्स के बाद, तो मैंने 5 करोड़ को 10 ईयर्स में डिवाइड किया, हर साल मैं उतना पैसा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालती जाऊंगी, और आफ्टर 10 ईयर्स के बाद मैं वो पैसा रिजर्व्स में से पे कर दूंगी। क्या? उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये हमारा एग्जाम्पल था। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंस। इस चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। आई थिंक तुम्हारे पेपर में भी आया था डिफरेंस, 3 नंबर का आया था, या डेफिनेशन आई थी, डिफरेंस ही था ना आई थिंक। डिफरेंस। वही डिफरेंस था, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। देखो प्रोविजन किसके लिए है, नॉन लाइबिलिटी के लिए, और रिजर्व्स किसके लिए है, अननोन लाइबिलिटी के लिए। क्रिएशन ऑफ चार प्रोविजन जो है लीगली कंपल्सरी है, बट ये जो है लीगली कंपल्सरी नहीं है, ये क्या है हमारे लिए, वॉलंटरली होता है कि हमें बनाना है या नहीं बनाना है। नेक्स्ट है, अच्छा चार्ज और एप्रोप्रिएशन। प्रोविजन हमने पढ़ा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और ये हमने क्या पढ़ा था, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन था। याद आ रहा है? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। देखो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, किसके लिए बनता है, डेप्रिसिएशन के लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए, या किसी स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए। रिजर्व्स किस लिए बनता है, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को क्या कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके, जो अनसर्टेनिटी की वजह से डाउन जा रही थी। मोड ऑफ क्रिएशन, इसमें हम लोग पी एंड एल में डेबिट करते हैं, तो नेट प्रॉफिट जो है कैलकुलेट नहीं हो सकता जब तक हमने प्रोविजन को डेबिट नहीं किया हो। और यहाँ पर हम लोग पी एंड एल में डेबिट नहीं करते, बट इसको हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। प्रोविजन कभी भी बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट नहीं होते, क्योंकि वो नॉन लाइबिलिटी के लिए क्रिएट होते हैं, बट रिजर्व्स को हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं।
प्रेजेंटेशन अगर मैं बैलेंस शीट में देखूं तो प्रोविजंस जो है हमारे एसेट साइड में से क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। जैसे डेटर्स में से हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता था, माइनस होता था। ऐसे ही किसी भी एसेट, फिक्स एसेट में से हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग कहाँ दिखाते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि लाइबिलिटी साइड पर दिखाएंगे। अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है, एक्चुअली हम लोगों ने जो 11th में बैलेंस शीट पढ़ी है ना, कंपनी की बैलेंस शीट टोटली चेंज हो जाएगी, हम लोगों को दूसरी पढ़नी है। तो वहां पर हेड्स एंड सब हेड्स आएंगे, तब आपको समझ आएगा कि वो रिजर्व्स एंड सरप्लस था क्या। तो इसको हम लोग लाइबिलिटी में दिखाएंगे रिजर्व्स, देखो नाम भी आ रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जितने भी रिजर्व्स हैं वो इस हेडिंग के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ डिविडेंड। इट कैन नॉट बी यूटिलाइज, इसको हम लोग डिविडेंड के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, बट इसको हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं शेयर होल्डर्स को, अगर हमें यूनिफॉर्म रेट जो है मेंटेन करके चलना है तो। यूटिलाइजेशन फॉर अदर पर्पसेस, ये एक स्पेसिफिक लॉस के लिए होते हैं एंड उसी लॉस के लिए ही यूज होंगे। ये किसी स्पेसिफिक लॉस के लिए क्रिएट नहीं होते, तो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजन एंड द रिजर्व्स। क्लियर हो गया। और ये इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स क्वेश्चन वाले जो स्कूल वाले हैं वो क्या करते हैं, आपको बेसिस दे देंगे कि इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो एज अ डिफरेंस, तो इसीलिए सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्व्स कितने टाइप के हैं। देखो टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स हमारे दो टाइप के हैं, एक है रिवेन्यू रिजर्व्स, एक है कैपिटल रिजर्व। और रिवेन्यू रिजर्व्स में दो टाइप्स हैं, जर्नल एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स। देखो रिवेन्यू रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, ये जो रिजर्व्स है ना हमारे यूज होते हैं अगर कोई डेली बिजनेस के ऑपरेशंस में हम लोगों को पैसे की नीड है या कोई भी अनसर्टेनिटी हो रही है डे टू डे लाइफ के अंदर, तो उसको हम लोग रिवेन्यू रिजर्व्स बोलेंगे। जैसे हमें डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिविडेंड तो हर साल ही हो रहा है, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, रिवेन्यू रिजर्व्स के अंदर। रिवेन्यू रिजर्व्स में दो टाइप्स हैं, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व मतलब नॉर्मली जो हम लोग रिजर्व्स बनाते हैं ये फ्री रिजर्व्स होते हैं, या इनको हम कंटिंजेंसी रिजर्व्स भी बोलते हैं। ये वो रिजर्व्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाए गए होते, कोई भी अनसर्टेनिटी अगर हो रही है बिजनेस में तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो दैट इज अ जर्नल रिजर्व। अनफोर्सिंग लॉसेस के लिए होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, यानी कि इंटरनल रिसोर्सेज है रिटेन करके रखते हैं ताकि हम अपने फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें। नेक्स्ट, डिविडेंड को इक्वलाइजेशन करने के लिए भी हम लोग रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। तो दैट इज अ जर्नल रिजर्व कि कोई मतलब बिना किसी रीजन के हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजर्व बना रहे हैं, कोई भी अनसर्टेनिटी आ रही है उसके लिए हम उस रिजर्व को यूज करें, दैट इज अ जर्नल रिजर्व। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब क्या होता है, ये उसी के लिए यूटिलाइज होंगे जिसके पर्पस के लिए बना है। जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये सिर्फ रिजर्व इसीलिए बना है ताकि हम डिविडेंड का रेट क्या कर सके, मेंटेन कर सके। अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रॉपर सेम रेट पे नहीं मिल रहा तो हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में से पैसा निकाल के किसको दे सकते हैं, शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। जैसे मेरे ऑफिस मेरे प्लांट एंड मशीनरी में ना एक मशीनरी है जो 10 साल से चल रही है, अब मुझे उसे रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या करा, आफ्टर 5 years के बाद मैंने रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट जो है वो बना दिया। तो 5 साल के बाद मतलब आफ्टर 5 years के बाद मैंने वो रिजर्व बनाया। कितने साल के लिए बनाया होगा, 5 साल के लिए बनाया। तो 5 years के बाद जो भी पैसा इकट्ठा हुआ मैंने एक नई मशीनरी और खरीद ली, तो एडिशन हो गया और इसको मैंने बेच दिया। देखो वहां का पैसा, इसको बेचने के बाद भी मुझको कोई और पैसा मिला होगा, तो सबको मिला के मैंने क्या कर दिया, एक और न्यू मशीनरी को ऐड ऑन कर दिया। क्लियर। तो अगर हमें कोई एसेट को रिप्लेस करना है तो उसके लिए भी हम लोग रिजर्व्स बना सकते हैं। तो वही चीज है, यहाँ पर यही बताया गया है कि जो स्पेसिफिक रिजर्व्स है वो क्या है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनेंगे। तो मेनली इन्होंने दो ही रिजर्व्स एक्सप्लेन करे हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एंड रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ तो इन्वेस्टमेंट का रेट कभी अप होता है कभी डाउन होता है, तो डाउन के टाइम पे मुझे हेल्प करता है, यानी कि मार्केट फ्लक्चुएशन के टाइम पे मैं क्या कर सकती हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स में से अपना पैसा यूज कर सकती हूँ उसको मेंटेन करने के लिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अब देखो वर्कर्स काम करते हैं,
अब वर्कर्स काम करते हैं तो फैक्ट्रीज में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड या अननोन इवेंट भी हो जाते हैं, आग लग गई या कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी वर्कर को चोट लग गई, मशीनरी से हाथ कट गया, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर कंपनी क्या करती है, वर्कर को कंपनसेट करती है। तो वो पैसा वो कहाँ से यूज करती है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अभी आप लोग ये दोनों के नेम्स यहाँ पर पढ़ रहे हो, 12th में आप इनका पूरा वो पढ़ोगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड का भी। नेक्स्ट है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कि अगर हमें डिबेंचर को रीपे करना है तो उसके लिए भी हम लोगों ने क्या कर रखा है, रिजर्व बनाना। क्लियर हो गया। अभी तक हम लोगों ने रेवेन्यू रिजर्व बना कि जो डेली ऑपरेशंस के लिए, यानी कि एक साल के लिए अगर मुझे विद इन 1 ईयर अगर मुझे पैसों की नीड है तो मैं किससे बनाऊंगी, रेवेन्यू रिजर्व्स को। और रेवेन्यू रिजर्व्स को दो पार्ट में बांटा गया, जर्नल रिजर्व्स एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जर्नल रिजर्व्स कौन सा होता है, जो नॉर्मल किसी के लिए भी यूज हो जाएगा। और स्पेसिफिक रिजर्व किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज होगा। कौन कौन से टाइप्स पर, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वर्कमैन कंपनसेशन और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट आता है दैट इज कैपिटल रिजर्व्स। देखो कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है, पहले तो यहाँ पर देखो कैपिटल प्रॉफिट क्या, कैपिटल प्रॉफिट कहाँ से अर्न होता है, बिजनेस से ही अर्न होता है जब हम फिक्स एसेट को सोल्ड करते हैं। ये हमने आई थिंक लास्ट क्लास में पढ़ा भी है। तो ये जो रिजर्व्स हैं ये कहाँ से क्रिएट होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट से रिजर्व क्रिएट होते हैं। जैसे मैंने सपोज इट फर्नीचर बेच दिया, तो फर्नीचर से जो भी पैसा आया मेरे पास वो एक तो कैपिटल प्रॉफिट है, और उसी पैसे को हम लोग कहाँ डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो कहीं से भी, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, हम लोगों को रीवैल्यूएशन फिक्स एसेट एंड लाइबिलिटीज में प्रॉफिट हुआ, प्रीमियम रिसीव हुआ, रनिंग बिजनेस परचेज किया तो उसमें प्रॉफिट हुआ, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, शेयर्स फोरफिट करके रीइश्यू कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, रिडम्पशन का प्रॉफिट हो रहा है। कहीं पर भी अगर आपको प्रॉफिट वर्ड दिख रहा है तो इट मीन्स कि आप लोग क्या क्रिएट कर रहे हो, उस प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पर एक चीज अच्छे से लिखी हुई है कि जितने भी कैपिटल रिजर्व्स है ना वो यूज्ड होते हैं कि अगर कोई बिजनेस में कैपिटल लॉस हो गया उसको राइट ऑफ करने के लिए। अब जरूरी तो नहीं है कि फर्नीचर बेच के हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। तो अगर जो लॉस है उसको मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगी, कैपिटल लॉस में। और कैपिटल लॉस किससे राइट ऑफ होगा, कैपिटल रिजर्व से। मतलब वो बैलेंस कर देगा उस चीज को, लॉस को खत्म, कंपनसेट कर देगा। क्लियर। ये जो कैपिटल रिजर्व्स होते हैं ये यूटिलाइज होते हैं डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड करने के लिए, अगर जो है आर्टिकल ऑफ कंपनी उसको प्रोहिबिट नहीं कर रही। ये सारी चीजें आप लोगों का पार्ट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता, बट तीन ही पॉइंट्स है। कैपिटल प्रॉफिट कैश में रियलाइज होना चाहिए, प्रॉफिट जो है फेयर रिवैल्यूएशन होना चाहिए एसेट एंड लायबिलिटी का। बट ये तीन पॉइंट्स आप लोगों से नहीं पूछे जाते। ये एक चीज पूछ सकते हैं कि कैपिटल रिजर्व यूज होता है ताकि हम लोग क्या राइट ऑफ कर सके, कैपिटल लॉस। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस क्या है रेवेन्यू रिजर्व्स का एंड कैपिटल रिजर्व का। देखो रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट होते हैं नॉर्मल डे टू डे बिजनेस के लिए, और कैपिटल रिजर्व्स कहाँ से क्रिएट होता है, कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होते हैं। यूसेज स्पेसिफिक रिजर्व यूटिलाइज होते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जर्नल रिजर्व यूटिलाइज होते हैं फॉर एनी पर्पस के लिए। नॉर्मली ये रिजर्व जो है किसी के लिए भी यूटिलाइज नहीं होते हैं, कैपिटल रिजर्व सिर्फ यूटिलाइज होते हैं ताकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके डिविडेंड। क्लियर। नेक्स्ट है पर्पस, ये रिजर्व्स इसलिए क्रिएट होते हैं ताकि जो अनफोर्सिन लॉसेस हो रहे हैं उनको मेंटेन कर सके एंड अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सके। ये रिजर्व्स क्रिएट होते हैं ताकि हम अपने कैपिटल लॉसेस को क्या कर सके, राइट ऑफ कर सके। क्लियर हो गया, कैपिटल रिजर्व्स है। अब उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है दैट इज सीक्रेट रिजर्व। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है बट इतना नहीं जितना पहले वाला था कि प्रोविजन एंड रिजर्व्स का मोस्टली पूछता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल का बहुत रेयर पूछता है। सीक्रेट रिजर्व्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अभी तक हमने पढ़ा कि रिजर्व्स को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, बाद में P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट में शो करते हैं। ठीक है। बट सीक्रेट रिजर्व्स ऐसे हैं जिसको हम लोग शो ही नहीं करते बैलेंस शीट, मतलब जो ना पब्लिक को पता है ना ही एम्प्लॉयज को पता है, किसी को भी नहीं पता, वो सिर्फ कंपनी के ऑनर को पता है, सीक्रेट रिजर्व। तो ये जो रिजर्व्स है ये कहाँ से क्रिएट होते हैं, प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू पे दिखाते हैं
कैसे दिखाएंगे? एसेट को कम कर देंगे, लाइबिलिटीज को इंक्रीज कर देंगे। प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? कम दिखाएंगे। कैसे कम दिखाएंगे? एसेट को हम लोग कम कर देंगे और लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है उसको क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। तो उसकी हेल्प से हम लोगों को क्या हो जाएगा? सीक्रेट रिजर्व्स हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कंपनी की जो बैलेंस शीट हम लोग ऑनलाइन देखते हैं, गूगल पे अगर आप खोलो, रिलायंस की मिल जाएगी, टाटा की मिल जाएगी, बहुत सारी कंपनीज की मिल जाएंगी, मारुति की मिल जाएगी, बहुत सारी कंपनीज की मिल जाएंगी। तो वो लोग अपना ट्रू नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सीक्रेट प्रॉफिट रखा होता है, तो प्रॉफिट कम दिखाया होता है, एसेट्स की वैल्यू कम दिखाई होती है, लाइबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा दिखाई होती है, जस्ट बिकॉज ताकि वो लोग अपने पास क्या रख सके? सीक्रेट रिजर्व रख। तो व्हेन सीक्रेट रिजर्व्स एग्जिस्ट, जो एक्चुअल पोजीशन है फॉर्म की वो मच बेटर हो जाती है व्हाट इज डिस्क्लोज बाय द बैलेंस शीट। मतलब जो हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, अब कंपनी अगर बैलेंस शीट में अपनी पोजीशन अच्छी दिखा रही है तो उसके पास कुछ सीक्रेट रिजर्व भी होगा। तो इट मींस कि उसकी जो पोजीशन आप लोगों को दिख रही है उससे मच बेटर होगी और भी ज्यादा, क्योंकि उसके पास क्या है? सीक्रेट रिजर्व्स है। अब सीक्रेट रिजर्व्स हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा सकते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हम लोग ज्यादा दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है रिवेन्यू, ट्रीटिंग रिवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट दिखा सकते हैं। जैसे रेंट पे करा बट हमने उसको रेंट रिसीव में दिखा दिया, सॉरी, रिवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल, जैसे रेंट रिसीव किया उसको मैंने बिल्डिंग अकाउंट में दिखा दिया, रिवेन्यू को मैंने कैपिटल में दिखाना है। मैंने एसेट की वैल्यू को कम कर दिया, एक्चुअल एसेट जो थी जिसको मुझे बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था मैंने उसको फुटनोट में दिखा दिया, कंटिंजेंट एसेट मान के। नेक्स्ट है कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी मान सकते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो हमने फुटनोट में दिखानी होती है वो हमने एक्चुअल लाइबिलिटी करके बैलेंस शीट में शो कर दी। नेक्स्ट है अपनी सेल्स को कम करके दिखा दो, एक्सेसिव और अननेसेसरी प्रोविजंस क्रिएट कर दो, कंटिंजेंसीज क्रिएट कर दो। तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट कम आएगा। प्रॉफिट कम हो रहा है, एसेट्स हमारी कम हो रही है, देखो अंडर वैल्यूएशन हो रहा है, एक्चुअल एसेट्स को हम लोग नीचे दिखा रहे हैं, एसेट्स कम हो रही है, लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? सीक्रेट रिजर्व्स को मेंटेन कर सकते हैं। लास्ट है दैट इज क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। देखो एडवांटेजेस क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब हमारे पास सीक्रेट रिजर्व होगा जो शेयर होल्डर्स को भी नहीं पता, बट हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? आराम से बाद में दिखा सकते हैं ना। तो मतलब उससे क्या कर सकते हैं? मतलब कभी लॉस भी हो रहा था, हम उस रिजर्व्स को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्बिंग अनफोर्सिन लॉसेस, कोई भी अनएक्सपेक्टेड लॉस हो रहा है तो बिना किसी पब्लिक को बताए बिना हम उस लॉस को क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं सीक्रेट रिजर्व से। रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड अगर कभी कम जा रहा है या नहीं जा रहा है तो हम सीक्रेट रिजर्व के थ्रू डिविडेंड पे कर सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन, कभी कभी बिजनेस का दूसरा कॉम्पिटिटर भी आ जाता है मार्केट के अंदर, तो उस कॉम्पिटिटर के साथ बीट करने के लिए भी हम लोगों को सीक्रेट रिजर्व हेल्प करता है। लास्ट है दैट इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है? अनफेयर प्रेजेंटेशन है, एसेट कम दिखा रहे हैं, लाइबिलिटी ज्यादा दिखा रहे हैं, प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं, ट्रू प्रेजेंटेशन तो है ही नहीं, और हमें कभी भी किसी कंपनी की ट्रू प्रेजेंटेशन मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो सीक्रेट रिजर्व हर कंपनी मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट है लॉस टू शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स को लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है? जब वो शेयर्स मार्केट में सेल करने जाएगा उसको एक्चुअल प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? अंडरस्टेटेड है, यानी कि कम है। एसेट कम दिखाओगे, प्रॉफिट कम दिखाओगे, तो इसीलिए अर्निंग पर शेयर भी क्या हो जाता है? हमारा कम हो जाता है। मिस यूज बाय मैनेजमेंट, अब कोई भी फ्रॉड मैनेजमेंट है वो एनड्यू एडवांटेज ले सकता है सीक्रेट रिजर्व का, कि वो प्रॉफिट को कम दिखा सकता है टू एनेबल देम टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी लोअर प्राइस पे, ताकि हम अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद सके, एंड प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है सीक्रेट रिजर्व को खत्म करके, ताकि वो हायर प्राइस पे क्या कर सके? अपने शेयर्स ज्यादा दिखाए। और ये मेनली कौन करते हैं? जो अंदर के लोग होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर प्राइस कम है तो शेयर्स खरीद लेंगे, प्राइस ज्यादा आ रहा है तो शेयर्स को मार्केट में बेच देंगे, इससे उनको प्रॉफिट आउट करने को मिलेगा। नेक्स्ट है कवर फॉर मिसडीड्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो रिजर्व्स हैं ये यूज होते हैं कि अगर कोई भी कंपनी से मिस्टेक या कुछ भी हो गया है तो उसको हम लोग कवर अप कर सकते हैं सीक्रेट रिजर्व्स के थ्रू। देखो क्रिएट करना सीक्रेट रिजर्व अलाउड नहीं है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को फुल डिस्क्लोजर दिखाना पड़ता है। आई थिंक हम लोगों ने ये पढ़ा भी था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि हमें हर चीज डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था,
उसके अकॉर्डिंग हमें सीक्रेट रिजर्व मेंटेन करना पड़ता था। जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसने कहा कि आपको अलाउड नहीं है कि आप सीक्रेट रिजर्व मेंटेन कर सको। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज क्या करनी है, फुली डिस्क्लोज करनी है कि आप कौन से फैक्ट्स यूज कर रहे हो, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर। तो अब नहीं बनता, पहले ये चीज बनती थी और पहले घपले भी बहुत होते थे स्टॉक मार्केट में, अब नहीं होते इतना ज्यादा। क्लियर हो गया चैप्टर पूरा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया पूरा चैप्टर? ये छोटा था पिछले चैप्टर से। इसलिए आपको मुझे स्टूडेंट मिला हम्म। गाइड करना। इसमें बस मेनली यही आएगा, डिफरेंस आ जाएगा प्रोविजन एंड रिजर्व या रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व्स में, या आप लोगों को सीक्रेट रिजर्व्स के ऊपर आ सकता है। अदरवाइज आपको इसके अलावा इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ओके बच्चे, एक बार बस इसको एक बार रीड आउट कर लेना, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्लियर? आज इतना ही करते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू। एंड ट्यूसडे को बिजनेस का टेस्ट है, मैं ग्रुप में मैसेज भी कर दूंगी।